हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है खोटा सिक्का। शिव प्रसाद सुबह सुबह ही ट्रेन से हरियाणा से लौट आए और बहुत उदास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी शकुंतला जी उनके पास बैठकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। वो उनकी तकलीफ अच्छे से समझ रही थी कि बात इतनी भी छोटी नहीं जो भूली जा सकती थी। कब तक चिंता में डूबे रहोगे जय सिंह के पापा, चलो अब कुछ खा पी लो। हमारी किस्मत में अब यही सच है। साड़ी की कोट से आंखों को पोंछती हुई शकुंतला जी बोली। शकुंतला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी, वो आज मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैंने न सर्दी देखी न धूप, दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम किया ताकि उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकूं। उसके सपनों के चक्कर में कभी भी ठीक से मैं सुभाष पर ध्यान न दे सका, और देता भी कैसे, उतना पैसा नहीं था उसे भी डॉक्टर बना सकता। सुभाष ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, वो तो बस बैंक मैनेजर बनकर ही खुश था। आज अगर उसको घर लेने में मैंने थोड़ी सी मदद भी कर दी तो क्या गुनाह कर दिया। यह बोलकर शिव प्रसाद सिसक उठे। वो जब से अपने बड़े बेटे जयसिंह से मिलकर हरियाणा से लौट कर आए थे तब से बेहद दुखी बैठे हुए थे। शकुंतला, जयसिंह को मैंने बहुत समझाया कि तेरी एक मरीज की फीस के बराबर सुभाष की एक महीने की तनख्वाह है। सुभाष अगर लोन लेकर घर खरीदता तो क्या बचाता और क्या परिवार को संभाल पाता। मैंने जो थोड़ा बहुत जमा किया था सुभाष को घर खरीदने के लिए दे दिया। वो तो बेचारा लेने को तैयार नहीं था, मैंने ही अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर दिया था। मैंने तो यह बात जयसिंह को यह सोचकर बताई कि वह उसका बड़ा भाई है, छोटे के घर की खुशी से खुश होगा, पर वो तो खुश होने की जगह नाराज हो गया। कहने लगा, सुभाष को पैसे दिए हैं तो उसे भी चाहिए। मैंने कहा, अब तक खेती में जितना कमाया तुझमें लगाकर तुझे डॉक्टर बना दिया, यह क्या कम है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे छोटे सुभाष का भी घर हो गया। इस बात पर जय सिंह और बहू प्रीति कहते हैं, बुढ़ापे में खेती का क्या करोगे, खेत बेच दो और हमें भी उतना ही पैसा दो जितना सुभाष को घर के लिए दिया है। अगर नहीं दे सकते तो अब कभी भी हमारे पास नहीं आना। उन दोनों ने तो आसानी से कह दिया कि खेत बेच दो। अब कैसे जयसिंह को समझाऊं, यह सिर्फ खेत नहीं जान है मेरी। मेरे लिए इन खेतों ने सदा सोना उगला है। इसी के कारण जयसिंह आज डॉक्टर बन पाया और डॉक्टर बन के आज अपने संस्कार भूल गया। जयसिंह भूल गया वो दिन, कैसे मैंने दिन रात पसीना बहाया, तेरे गहने बेचे, तब कहीं जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा पाया था। आज वही बेटा ऐसी बातें करेगा, कभी सोचा भी न था। सुभाष को क्या दिया सिवाय परवरिश के। सुभाष ने शुरू से कड़ी मेहनत और स्कॉलरशिप लेकर अपने दम पर पढ़ाई पूरी की। खैर छोड़ो, जब अपना सिक्का खोटा निकल गया तो अब रोकर क्या फायदा। तभी फोन की घंटी बजने लगी। यह लो शकुंतला, सुभाष का भी फोन आ गया है, तुम उसको कुछ मत बोलना, बेचारा दुखी हो जाएगा। जी ठीक है, कहते हुए शकुंतला जी सुभाष से बात करने लगी। हेलो छोटू, कैसे हो बेटा, कब की पूजा रखी है गृह प्रवेश की। अच्छा सुन, ले पहले बाबूजी से बात कर ले, वो तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुभाष बेटा, मैं जय सिंह के यहाँ से सही सलामत घर पहुँच गया हूँ, जल्दी पूजा की तैयारी कर लो। तेरी माँ को अपने छोटे का घर देखने की बहुत इच्छा है, इस बार उसे लेकर आऊंगा। जानता हूँ बाबूजी, माँ की हमेशा यही इच्छा रही कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए। आप दोनों के आशीर्वाद से घर भी हो गया। मैं भी माँ से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए पूजा अगले मंगलवार को ही रखी है। मैंने टिकट भेज दिए हैं, कल के ही हैं, जल्दी से आ जाओ तो सब आपके और माँ के रीति रिवाजों से हो जाएगा। बाबूजी, माँ को फोन दीजिए ना, अनीता माँ से कुछ बात करना चाहती है, सुभाष बोला।
ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। माँ को फोन देता हूँ, ले बात करवा दे। जी बाबूजी। अनीता हाथ में फोन लेते हुए हेलो बोली। कैसी हो बहू, छोटे और तुम ठीक तो हो? शकुंतला जी ने फोन लेते हुए सवाल किया। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। हमेशा हंसी खुशी बात करने वाले बाबूजी की आवाज़ आज बुझी बुझी सी क्यों है? सब ठीक तो है ना? फोन लाउडस्पीकर होने पर अनीता सारा वार्तालाप सुन रही थी। अरे कुछ नहीं बहू, वो आज ही हरियाणा से लौटे हैं तो थके हुए हैं। उनका कई दिनों से मोनू और आन्या से मिलने का बहुत मन था, तो 2-3 दिन के लिए उनसे मिलने गए थे। माँ मैंने भैया को तो कल शाम को ही फोन किया था, तो भैया बोले वो लोग 1 हफ्ते से बाहर हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे तो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगे। आप बोल रही हो कल ही उनके यहाँ आए हैं? भैया ने झूठ बोला। माँ बाबूजी की भैया से कोई बात हो गई है क्या? फोन लाउडस्पीकर पर था, इसलिए सुभाष को भी माँ की बात सुनकर अचंभा हुआ तो वह पूछने लगा, तू बदल नहीं सकता ना छोटे, हमेशा जासूसी करने का शौक लिए फिरता है। कहाँ ना सब बढ़िया है, अब फोन रख, तेरे बाबूजी का चाय पीने का मन है। जय सिंह को कोई काम आ गया होगा, तुझे खराब न लगे इसलिए बहाना बना दिया। और क्या कहती शकुंतला जी बेटे से कि तेरा बड़ा भाई तेरे घर को लेकर नाराज है। शकुंतला जी ने सुभाष को कहानी बनाकर तो सुना दी, पर सुभाष को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गांव में रहने वाले अपने दोस्त विवेक को फोन कर दिया। अरे सुभाष मेरे यार, कैसे याद आ गई? शहर जाकर तो भूल ही गया तुम हमको। अरे कैसी बात करते हो विवेक, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार। जिंदगी में कितने भी दोस्त मिल जाएं, पर तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बस बस ज्यादा बातें न बना, काम की बात कर। क्या समस्या आ गई है? सच में दोस्त हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के हर जज्बात समझ लेता है। विवेक जरा माँ बाबूजी से मिलकर हालचाल पता कर। आज मेरी घर पर बात हुई बाबूजी से, कुछ ठीक न लगा। हाँ भाई ठीक है सुभाष, तू चिंता मत कर, मैं सब पता करता हूँ, विवेक ने कहा। और सुन विवेक, कल तू भी आ जाना प्रयागराज माँ बाबूजी को लेकर। मैंने अपना घर खरीदा है, उस उपलक्ष्य में छोटी सी पूजा रखी है। तेरी भी टिकट भेजी है बाबूजी के मोबाइल फोन में, इसी बहाने तुझसे मिलना हो जाएगा। सुभाष बोला, ठीक है तू चिंता न कर, मैं आ जाऊंगा, विवेक ने कहा। शिव प्रसाद सुबह उठकर खेतों में टहलने चले गए। अब खेते तो नहीं कर पाते, उम्र हो गई थी। कुछ गरीब लड़कों से अपने खेतों में काम करवाते, बदले में 2 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह और मेहनताना देते थे। सेवक और बबलू दोनों ही अनाथ और किस्मत के मारे थे। भूखे प्यासे रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। शिव प्रसाद उन्हें साथ ले आए। शिव प्रसाद से मिलने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। अरे काका आ गए, सेवक बोला। यह देखो, इस बार हमारे खेतों ने सोना उगला है। गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मौसम मेहरबान रहा तो जल्दी ही कटाई शुरू कर देंगे। सच बताऊं काका, जब से अपने हाथों से खेतों में काम करना शुरू किया, तब से इस धरती से प्रेम बढ़ता गया। सेवक सही कह रहा है काका, अब तो इन खेतों से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी बातें सुन शिव प्रसाद भावुक हो उठे और सोचने लगे, एक मेरा बेटा है जो इन खेतों से नफरत करता है। यह नहीं सोचता कि आज इन्हीं खेतों की बदौलत वो राजा बना बैठा है। इसी सोच विचार में डूबे शिव प्रसाद। चरण स्पर्श चाचा जी, कैसे हो आप? हरियाणा से कब आए? विवेक पैर छूते हुए बोला। बढ़िया हूँ बेटा, आज ही लौटकर आया हूँ। तू अपनी बता, घर पर सब ठीक हैं? बच्चे बहू और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो ठीक हैं? सब बढ़िया है चाचा जी। सुभाष से बात हुई थी, उसने कहा कि मेरी टिकट भी आपको भेजी है। यह कहने आया था कि कल मैं भी सुभाष के गृह प्रवेश के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा, तुम भी जा रहे हो। तुम एक काम करना,
अपनी चाची को साथ ले जाना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? विवेक ने तुरंत उन्हें छू कर देखा। बुखार तो नहीं है चाचा जी, फिर भी चलो दवाखाने डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, कहकर शिव प्रसाद चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, भरोसा रखिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बात हो अपना बेटा समझकर कह सकते हैं। विवेक ने उनका हाथ थामकर पूछा तो शिव प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख बबलू और सेवक दौड़कर उनके पास आ गए। यह क्या काका, आप रो रहे हो? काका, आपने हमें बेटा माना है, हम आपको रोते नहीं देख सकते। बताइए हमें काका क्या तकलीफ है, शायद हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ चाचा जी, क्या बात है बताइए। ठीक है बताता हूँ, पर तू वादा कर सुभाष को कुछ नहीं बताएगा। मैंने बहुत दिनों से अपने हाथ तंग रखकर 15 लाख रुपए जमा किए थे। खेतों में दिन रात काम किया क्योंकि मैं सुभाष के लिए कुछ नहीं कर पाया था। जब से दोनों बेटों ने कमाना शुरू किया तो फिर हमारे खर्चे कम हो गए। मैं धीरे धीरे पैसा जमा करता रहा। सुभाष ने एक घर पसंद किया था, मुझे बुलाया था देखने के लिए, पर वह मुझे बहुत छोटा लगा तो मैंने उसे कहा घर लेना है तो थोड़ा बड़ा घर खरीदो, पर उसके पास बड़ा घर खरीदने लायक बजट नहीं था, तो बड़ा घर लेने में मैंने उसकी मदद कर दी। जय सिंह को यह बात पसंद नहीं आई, अब उसे भी उतने पैसे चाहिए। कहता है चाहे कहीं से भी दो, घर बेचो या खेत। सिसक उठे शिव प्रसाद, तो क्या सोचा आपने चाचा जी? घर तो नहीं बेचूंगा, अब तो मेरा बेटों पर से भरोसा टूट गया। जब मेरा एक बेटा ऐसा निकला, दूसरा कितने दिन साथ देगा? उसको पैसा देने के लिए खेत का एक टुकड़ा अपने पास रखूंगा, बाकी के खेत बेच के दूंगा। हमें रोज का कलह नहीं चाहिए, खेत के एक हिस्से से ही मेरा और इन दोनों का गुजारा हो जाएगा। शिवप्रसाद जी ने सेवक और बबलू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा अब चलता हूँ। शिवप्रसाद जी घर लौट गए। विवेक ने बबलू और सेवक से कहा, सुनो मैं कल सुभाष से जाकर इस बारे में बात करता हूँ, तुम लोग चाचा जी का ध्यान रखना। इन खेतों में चाचा जी की जान बसती है, यह खेत चले गए तो वो जी नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं उन्हें दिया वादा तोड़ भी सकता हूँ। ठीक है विवेक भैया, अब तो सुभाष भैया ही कुछ कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ही विवेक और शकुंतला जी सुभाष के यहाँ पहुँच गए। अरे माँ आ गई, आओ विवेक, यह है मेरे सपनों का घर। अरे बाबूजी कहाँ हैं? सुभाष ने बाहर झांक कर देखा। शिवप्रसाद जी को न देख दुखी हो गया। माँ बाबूजी, उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए नहीं आए। ओह, तो फोन पर बता देती तो पूजन कुछ दिन बाद कर लेते। अच्छा बातें बाद में, पहले आप लोग थोड़ा आराम कर लो। सुभाष और अनीता दोनों पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। विवेक सुभाष की 5 साल की बेटी के साथ खेलने लगा। सुभाष उसे अकेला देख उसके पास आकर बैठ गया। बेटा जाओ मम्मा के साथ खेलो। अब बता विवेक, बाबूजी क्यों नहीं आए? सच में बीमार हैं या कोई बात? विवेक सारी सच्चाई बयां कर देता है। सुभाष को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसका बड़ा भाई ऐसा व्यवहार करेगा। वो चुपचाप उठकर अनीता के पास चला गया, उसे सारी बात कह सुनाता है। क्या बात कर रहे हो आप? बड़े भैया के पास इतना पैसा है और दिल इतना छोटा। प्रीति भाभी उनका दुख क्या समझेंगी? मैं रही हूँ माँ बाबूजी के साथ। जब आप नौकरी तलाश रहे थे, मैंने देखा है बाबूजी को दिन रात एक करके मेहनत करते हुए। मौसम खराब होने लगता तो रात रात भर सो नहीं पाते थे। जब मैं कहती आपके दोनों बेटे कमा रहे हैं, फिर भी आप बेकार ही इतनी मेहनत करते हो, तो बाबूजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। यह धरती हमारी माँ है, हमसे कुछ लेती नहीं,
पर प्रेम और मेहनत से सींचते रहो तो सोना भी उगलती है और हीरे मोती भी। सुनो सुभाष, एक बात बोलूं? हाँ कहो। यह घर बेच देते हैं और बड़े भैया को उनका हिस्सा देकर बाबूजी का बोझ हल्का कर देते हैं। गांव कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, हम वहां रह लेंगे। माया के लायक अच्छे स्कूल हैं और अब तो बिजली भी आ गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सुभाष, घर तो हम फिर भी ले सकते हैं, पर बाबूजी के खेत चले गए तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे। हम बाबूजी के दुख का कारण बनकर कैसे खुश रह सकते हैं? हाँ सही कहा अनीता, हम घर वापस चलते हैं। फिर बस रोज सुबह आती ही है, 1 घंटे का ही तो सफर है, मैं उसी से नौकरी के लिए आ जाया करूँगा। सुभाष और अनीता दोनों ने फैसला कर लिया। उसमें माँ और विवेक को शामिल कर लिया। बड़े भाई के पास जाकर उसने लिखित पेपर साइन करा लिए। वह अपना घर उनके नाम कर रहा है, बदले में गांव की संपत्ति से वो अपना हक छोड़ दें। जय सिंह को फिर भी शर्म नहीं आई कि उसके कारण उसका भाई अपना घर तक उसे देने चला गया। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए था, चाहे कैसे भी मिले। यह लो, लिख भी दिया और हस्ताक्षर भी कर दिए। अब मेरा तुम लोगों से सिर्फ नाम का रिश्ता है। तुमको मुबारक हो गांव का घर और खेत। अब जाओ यहाँ से। सुभाष सबको साथ लेकर अपने गांव में लौट आया। शिव प्रसाद जी सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। सुभाष, यह सब क्या है? तू यहाँ यह सामान, कोई बताएगा यह सब क्या है? चरण स्पर्श बाबूजी। अनीता ने झुककर पैर छुए और कहा, हम अपने घर ही तो आए हैं बाबूजी। अब हमेशा आपके साथ और आपके पास रहेंगे। और वहाँ कौन रहेगा? वो बड़े भैया को दे दिया बाबूजी। हमारे लिए आपकी खुशियाँ पहले हैं। हम जानते हैं यह खेत नहीं, आपके दिल का टुकड़ा है बाबूजी। अब आप निश्चिंत हो जाइए, भैया कभी भी इस घर और इन खेतों में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। शिव प्रसाद जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, इतना बड़ा त्याग। शकुंतला जी कहने लगी, मैं हमेशा से ही जानती थी सुभाष में आपके गुण भरे हुए हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें अनीता जैसी बहू मिली। थैंक यू माँ। तो फिर इस बात पर मीठा हो जाए। अनीता दौड़कर मिठाई ले आई। उसके साथ ही शिवप्रसाद जी के चेहरे की रौनक लौट आई। शिवप्रसाद जी की खुशियां लौट आई थी। बबलू और सेवक भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। और क्यों न हो, उनके अन्नदाता की खेतों से उनका भरण पोषण हो रहा था। विवेक, यहाँ! शिवप्रसाद ने आवाज लगाई। जी चाचा जी, विवेक ने पास आते हुए पूछा। एक बात बता, तूने मुझसे वादा किया था कि तू सुभाष को कुछ नहीं कहेगा, फिर उसके पास जाकर मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। बता क्यों किया ऐसा? शिवप्रसाद जी ने कान पकड़ते हुए कहा, बताता हूँ, पहले आप कान तो छोड़िए चाचा जी। शिवप्रसाद जी ने कान छोड़ दिया। विवेक मुस्कुराते हुए अपना कान सहलाने लगा। अब बोल। चाचा जी, वादा तोड़ने के उपहार में मुझे आपकी खुशी मिल रही थी, तो वो मुझे अधिक कीमती लगी। ऐसे वादे निभाने से क्या फायदा? चाचा जी, आपको दुखी देखकर जीवन भर मैं भी दुखी रहता और सुभाष से झूठ बोलकर उसकी दोस्ती खो देता। मैं अपना दोस्त नहीं खो सकता था चाचा जी। तुम बच्चों ने मेरी खुशी, बची खुशी, इस जिंदगी को खुशियों से भर दिया। भावुक होकर शिवप्रसाद जी ने विवेक को गले से लगा लिया। विवेक, चाचा जी से तेरा प्रेम मिलाप खत्म हो जाए तो चल यह सामान मिलकर अंदर रखवा दे। बबलू और सेवक आओ, तुम दोनों ही मदद करो। शकुंतला जी ने आवाज लगाई। धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी से सेट होने लगे। सुभाष बस से ऑफिस जाने लगा। अनीता गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी और माया भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी। सुभाष और अनीता को बिना बताए एक दिन
शिवप्रसाद जी शहर जाकर कार खरीद लाए और चुपचाप घर के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगे। बाबूजी यह गाड़ी और आप ड्राइविंग सीट पर। सुभाष हॉर्न की आवाज सुनकर दौड़ आया। तू अपने बाबूजी को क्या सिर्फ ट्रैक्टर चलाने वाला समझता है क्या? अरे मैंने अपनी जवानी में जीप भी खूब दौड़ाई है। हाँ यह बात और है कि वो जीप मेरी नहीं थी, पर यह कार तेरे लिए है। सुभाष, शिवप्रसाद जी हंसकर बोले, मेरे लिए? हाँ अब तुम इसी से ऑफिस जाया करो, पर इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए बाबूजी? और बस से ही मेरा काम तो चल ही रहा था, फिर कार की क्या जरूरत थी? सुभाष ने कहा, पैसे की तुम चिंता मत करो, जो हमारा है वो सब अब तुम्हारा ही है, अब चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे लिए तो बच्चों का साथ ही बहुत है। चिंता मत करो, ना ही कर्ज लिया ना कुछ बेचा है। बुढ़ापे के लिए बैंक में एफडी कर रखी थी कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो इसके सहारे जीवन काट लेंगे। वो एफडी पूरी हो गई थी तो सोचा तेरे लिए एक कार खरीद लूं, तो तुम्हें बस के धक्के नहीं खाना पड़ेगा। यह क्या बाबूजी, आपने मेरे लिए अपनी एफडी तोड़ दी। सुभाष पिता के गले लग गया। तुम ही मेरी एफडी हो बेटे, शिवप्रसाद जी ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बाबूजी चाय। अनीता चाय लेकर आ गई। बहू, हमारे गांव से बाहर जो सड़क शहर को जाती है ना, वहाँ किसी का जोर शोर से पूजन हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। गाड़ी रोककर पूछा तो पता चला एक बहुत बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने वाला है, उसके शिलान्यास समारोह चल रहा है। अरे वाह, तब तो माया को हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएंगे बाबूजी। अनीता खुश होकर बोली। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। माया अब केंद्रीय विद्यालय में 6वीं की कक्षा की छात्रा थी। अनीता नौकरी छोड़कर घर पर ही गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। शिवप्रसाद जी ने अपने छोटे घर को बढ़ाकर 2 मंजिला बनवा लिया था, क्योंकि अब सुभाष बैंक में ऊंचे पोस्ट पर जो पहुंच गया था। इधर जय सिंह पिता के दिए संस्कार भूलकर मरीजों से मनमानी फीस वसूलकर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा था। जो घर सुभाष ने अपने लिए खरीदा था वो बेचकर हरियाणा में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। आन्या मोनू कहाँ है? पता नहीं डैड, वो कब आता है कब जाता है। चलो तो बताऊं। इतना कहकर आन्या अपने रूम में चली गई। प्रीति, यह आन्या क्या कह रही है? मोनू का क्या चल रहा है? यह लड़का नीट की तैयारी कर रहा है या बस आवारागर्दी में बाप की कमाई उड़ाता रहेगा? मैं तो खुद परेशान हो गई इस लड़के से, कभी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं रहता। प्रीति दुखी होकर बोली। हाय मॉम, हाय डैड। बातचीत के बीच में मोनू भी आ गया और आते ही टीवी ऑन कर सोफे पर लेट गया। कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ घूमने गया था, और कहाँ? पढ़ाई वढ़ाई करनी है या बस यूं ही आवारागर्दी? नीट के बारे में क्या सोचा? ओह डैड, आप फिर नीट करने लगे। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कितनी बार कहूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? यह इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने तुम्हारे लिए खड़ा किया, इसे आगे चलकर तुम्हें ही तो संभालना है। डैड प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे आपके हॉस्पिटल और नीट दोनों में ही दिलचस्पी नहीं, और आप मुझे फोर्स करके समय मत खराब कीजिए, मुझे शांति से वो देखने दीजिए। मोनू चिल्ला कर बोला। मोनू, यह क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? प्रीति गुस्सा होते हुए बोली। मॉम, अब आप भी शुरू हो जाओ। मैं आप दोनों से ही कह चुका हूँ कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मतलब नहीं बनना। प्रीति के अत्यधिक लाड प्यार का नतीजा ही था कि मोनू पूरी तरह बिगड़ चुका था। सुनो, किस लहजे में बात कर रहे हो साहबजादे? प्रीति, मैं इसके लिए तुम्हें टोकता था, इसे इतना अधिक प्यार मत करो, बिगड़ जाएगा। जय सिंह गुस्से से लाल हो रहा था। सब मेरी ही गलती है क्या? अरे तुम गांव के गंवार लोगों ने
शहरों का कल्चर देखा कहाँ है। बच्चे इसी उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। उसे डॉक्टर कैसे बनाना है यह मैं देख लूंगी, प्रीति ताना मारते हुए बोली। प्रीति और जय सिंह दोनों डॉक्टर थे। समय की कमी होने के कारण दोनों बच्चों को समय कम दे पाते थे, तो उस प्यार की कमी अपने पैसों से पूरी करते रहे। आन्या तो मेडिकल की पढ़ाई करने लगी, पर मोनू उनकी एक नहीं सुनता था। आज बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जैसा बीज बोएगा वैसे ही फल मिलेगी। मैं भी तो तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर आज रिश्तों से दूर एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। काश बाबूजी के बताए रास्ते पर चला होता तो यूं बेटे को बर्बाद होते न देखता। जब मैं ही जिंदगी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो मोनू से क्या उम्मीद करूं। जय सिंह मायूस होकर अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे घर की बहुत याद आ रही थी। इधर माया क्लास में अव्वल आकर हर साल माता पिता का नाम रोशन कर रही थी, और क्यों न करे, आखिर उसमें संस्कार अनीता के थे और जीवन का सच्चा ज्ञान देने वाले दादी दादा जी साथ थे। सुभाष पैसों में कम होते हुए भी रिश्तों का धनी था। वहीं जय सिंह प्रीति और मोनू की बेरुखी सहन करते हुए अकेलेपन से जूझ रहा था। कभी कभी जय सिंह सोचता है कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी, जो मैं अपने बाबूजी के बताए रास्ते पर नहीं चला, और यह सब सोचकर उसकी आंख भर जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।